स्वागतम प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। आज हम पढ़ेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत रेखा चित्र को। जानते हैं लेखक के बारे में। लेखक का जन्म 23 दिसंबर 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था, इसीलिए उन्हें बेनीपुरी कहा जाता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात वह गाँव के ही एक साधारण विद्यालय में पढ़े। मैट्रिक पास होने के पश्चात वह गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में चले गए और 8 वर्ष तक वह जेल यात्रा भी उन्होंने की। और उन्होंने हिंदी साहित्य के जिस भी विधा पर अपनी लेखनी चलाई, उनकी जो भाषा शैली थी वह इतनी ओजस्वी थी, इतनी जीवंत थी, किसी भी पात्र और किसी भी वातावरण को वह जीवंत कर देती थी। तो ऐसी भाषा शैली के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं बच्चों, जैसे कहानी, निबंध, नाटक होते हैं, तो वैसे ही एक रेखा चित्र भी होता है। रेखा चित्र हिंदी साहित्य की वह विधा है जिस प्रकार एक चित्रकार विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करके हमारे मानस पटल में उसे अंकित कर देता है, उसी प्रकार जो लेखक होता है ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी स्थान का ऐसा चित्र हमारे मानस पटल में उकेर देता है कि हमें ऐसा लगता है कि वह हमारे आंखों के सामने घूम रही है। तो ऐसे वर्णन को हम रेखा चित्र कहते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। और जिस भाषा शैली का प्रयोग लेखक ने किया है वह बहुत ही सारगर्भित और स्पष्ट है और वातावरण और पात्रों को जीवंत कर देने वाली है, इसीलिए शायद उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं बाल गोविंद भगत रेखा चित्र को हम पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे और लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथी की सी कनपटी टोपी, कनपटी हम कह सकते हैं, मतलब कान ढके ना हो जिस टोपी से। जब जाड़ा आता एक काली कमली, कमली कहने का अर्थ है कंबल, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तिष्क पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की जो तस्वीर व्यक्त की गई है इससे लगता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं है, उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है। उनके बेटे पतोहू को, पतोहू कहने का अर्थ है उनकी पुत्रवधू। तो लेखक कह रहा है कि उनके बेटे पुत्रवधू को मैंने देखा था। थोड़ी के खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में वे खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, अर्थात कबीर को ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, सबसे खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, अर्थात स्पष्टवादी थे वे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते और किसी की चीज़ों को नहीं छूते और न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम में वो कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होने लगता, अर्थात कौतूहल कहने का अर्थ उत्सुकता होने लगती। कभी वह दूसरों के खेतों में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले वह साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब यह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिला उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। अब इसके बाद जो लेखक है, लेखक ने आषाढ़ के महीने का बहुत ही जीवंत और बहुत ही मनोहारी और वास्तविक वर्णन किया है। आइए देखते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है और धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। कलेवा हम बच्चों कह सकते हैं कि सुबह के नाश्ते
को हम कलेवा कहते हैं गांव की भाषा में। और मेड़ जो सीमाएं होती है, मतलब ये उसका खेत है, ये हमारा खेत है, तो दोनों के बीच में सीमा जो होती है तो उसे मेड़ कहते हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। पूरब से चलने वाली ठंडी हवा को पुरवाई कहते हैं। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ के लिथड़ों में अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और उनका कंठ एक एक शब्दों को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। आगे लेखक वर्णन करते हुए कहता है, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। कहने का अर्थ है जो बाल गोविंद भगत की जो आवाज़ है वह इतनी मधुर और इतनी सरस है कि इन सब लोगों में यह परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आगे लेखक बोल रहे हैं, बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। क्योंकि बाल गोविंद भगत जब गा रहे हैं, दोहे गा रहे हैं कबीर के, तो उनकी आवाज़ में इतनी सरसता है कि हल बाने वाले और रोपाई करने वाले उस कठिन कार्य को भी भूल जा रहे हैं। आगे वह वर्णन करते हैं, भादों की वह अंधेरी अधरतिया अर्थात अंधेरी रातें। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। दादुरे कहने का अर्थ है मेढक। तो अपनी खंजड़ी डिम डिम, खंजड़ी बच्चों एक ढपली होती है, ढपली टाइप की होती है, लेकिन वह छोटे आकार की होती है। तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं, गोदी में पिया चमक उठी सखिया, चिहू उठे ना, इस तरीके से वह गा रहे हैं। उसी भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कहने का अर्थ है वह गृहस्थ होते हुए भी एक वैरागी की तरह जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी वह उस ईश्वर को याद करते हैं, उसके संगीत में वह मगन रहते हैं। इस तरीके का बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ कहने का अर्थ है सुबह के समय गाए जाने वाला गीत, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव में 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भीड़े पर, पोखर हम कह सकते हैं बच्चों तालाब, और भीड़े हम कह सकते हैं जैसे कि तालाब पर लगा हुआ ऊंचा टीला वाला स्थल, अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और अपने गाने को टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ के उस दांत किटकिटा देने वाली भोर में भी उसका संगीत मुझे पोखर तक ले गया और अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, अर्थात पूरब में लालिमा छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचे, घर सब पर कुहासा छा रहा था और सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, अर्थात नशे में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। लेखक बताते, मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारों की छाव में भी उनके मस्तिष्क में श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते।
गर्मी में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनके प्रेम मंडली उन्हें दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। कहने का अर्थ है, जहाँ शरीर को अत्यंत ही गर्मी लग रही है, लेकिन उनका मन उनके उस सरस मधुर संगीत में इतना डूब गया है कि वह तन की गर्मी को भूल गए हैं। और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बौदा था। बौदा कहने का अर्थ है शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरों को बौदा कहते हैं, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। ऐसी उनकी सोच थी। बड़ी साद से उसकी शादी कराई। पतहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गए, देखकर दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई में लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े में ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे। उन फूलों में से कुछ को तोड़कर उस पर बिखरा दिए और फूल और तुलसीदास भी सिराहने पर एक चिराग जला रखा था। उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता और घर की पतोहू रो रही और जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। और हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन सी हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो पतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चूलू पानी भी देगा। चूलू हम कह सकते हैं अंजलि, जो हम अपने दोनों हाथों को बांध कर, दोनों हथेलियों को बांध कर जो अंजलि बनाते हैं उसे चूलू कहते हैं। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत भी उनके अनुरूप ही हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते और स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं थी जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते और 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। वह अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही थी, अर्थात दृढ़ता वही थी। दृढ़ता जवानों वाली ही थी। और इस बार लौटते हो तो तबीयत कुछ सुस्त होगी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी। तो जून कहने का अर्थ है दोनों पहर या समय कह सकते हैं। दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ और भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। कहने का अर्थ है, पंजर कहने का
जिसका अर्थ है पिंजरा, अर्थात आत्मा रूपी चिड़िया उड़ गई थी और वह निर्जीव शरीर रूपी पिंजरा वहाँ पर पड़ा था। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण ग्राम्य चरित्र का उद्घाटन किया है जो गृहस्थ होते हुए भी सांसारिकता से विरक्त है। इस प्रकार लेखक यह बताना चाहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि सन्यासी जीवन जीने के लिए गरे वस्त्र पहनकर सुनसान जंगल में कुटिया बनाकर रहा जाए, बल्कि घर गृहस्थी और समाज के बीच में रहकर भी कोई सच्चा सन्यासी जीवन जी सकता है और बाल गोविंद भगत इसकी जीती जागती मिसाल है। तो यहाँ पर आपका सारांश पूरा हुआ। धन्यवाद।